हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन अकेडमी। मैं आपकी दोस्त सरिता पांडे आ गई हूँ आप सभी के सामने अपना डेली का लेकर के डेली पॉलिटी प्रैक्टिस। दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आज कृष्ण जन्माष्टमी है, तो आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। और चलिए अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज मैं डेली पॉलिटी प्रैक्टिस में आप लोगों को 9वां चैप्टर पढ़ाऊंगी। जैसा कि मैंने बताया था, कुल सब 12 चैप्टर हैं, जिसमें से 8 चैप्टर हो गए हैं। 9वां चैप्टर है सामाजिकरण, न्याय और हाशियाकरण। तो इसमें से भी दोस्तों देखिए, पहले तो 2012 में एक ही क्वेश्चन आया था, बट 2014 में 4 क्वेश्चन बने थे यहाँ से, 2016 में एक क्वेश्चन बना था। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न देखिए अस्पृश्यता से, उत्तराधिकार से, समानता से, इन सब चीज़ों से पूछा जाता है। और पता होना चाहिए कि हाशियाकरण है क्या। सामाजिक न्याय की अगर बात करें तो सामाजिक सोशल साइंस जो हम स्टडी कर रहे हैं उसमें पॉलिटिक्स आती है, और सोशल साइंस में सामाजिक न्याय और हाशियाकरण एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलेंगे, हम दिखाएंगे आपको कुछ क्वेश्चंस जिसमें कि आप देखेंगे सामाजिक न्याय और हाशियाकरण आज का टॉपिक है। और समझेंगे कुछ पॉइंट्स को, जैसे कि हाशियाकरण है क्या। तो सीटेट का ये हम लोग का हो रहा है, पेपर 2 की स्टडी हो रही है, सोशल साइंस। सोशल साइंस में 10 क्वेश्चन बनते हैं जो कि आपके पॉलिटिक्स से आते हैं, जिसमें ये एक चैप्टर है सामाजिक न्याय और हाशियाकरण। तो देखिए दोस्तों, पहले हम समझते हैं कि हाशियाकरण है क्या। हाशियाकरण मीन्स, जैसे जब हम लिखते हैं, हाशिया आप समझ रहे होंगे, जब हम लिखते हैं किसी पेज पर तो हम बाईं तरफ कुछ जगह छोड़ देते हैं और दाहिनी तरफ हम लिखना स्टार्ट करते हैं। तो जो एक तरफ हम जगह छोड़ देते हैं और एक लाइन से लिखना स्टार्ट करते हैं बस, बट उसे हम हाशिया कहते हैं, जिसको एक तरफ से पूरी तरीके से उसे छोड़ दिया जाता है, उसे लिखने में नहीं लिया जाता है, तो उसको हम हाशिया कहते हैं। जस्ट वही चीज़ है हाशियाकरण। तो जैसे कि वही चीज़ है हाशियाकरण। तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि जिसे किनारे या हाशिए पर ढकेल दिया जाए, ऐसा समुदाय, ऐसे व्यक्ति जिन व्यक्तियों को केंद्र में न रखा जाए। समाज में भी ऐसे ही समुदाय या हो सकते हैं ऐसे समुदाय जिन्हें इस तरह से मतलब बेदखली का एहसास रहता है, बेदखल कर दिया जाता है, सभी चीज़ों में उन्हें शामिल नहीं किया जाता है। देखिए, हाशियाकरण का वजह क्या हो सकता है। उनकी अलग अलग बोली भाषा होती है, हम लोगों से बिल्कुल डिफरेंट होता है, रीति रिवाज उनके अपने होते हैं। बहुसंख्यक समुदाय के मुकाबले वो बिल्कुल ही उनके जो होते हैं अपने अलग धर्म, अपने रीति रिवाज, अपना सब कुछ अलग होता है। गरीबी भी एक कारण है, सामाजिक हैसियत में वो एक कमतर होते हैं, और इस वजह से भी उन्हें अलग रख दिया जाता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनके कारण जो हाशिया पर रखा जाता है। हाशियाकरण का मतलब ही यही हुआ, उनको केंद्र से समाज में होने वाली जो चीज़ें होती हैं वो सब कुछ से वो उन चीज़ों से उन्हें बेदखल कर दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है। तो ये होता है हाशियाकरण। हाशिए पर रख देना, एक किनारे रख देना, हर चीज़ में शामिल नहीं करना, इंक्लूड नहीं करना, ये हो जाता है एक तरीके से हाशियाकरण। तो दोस्तों देखिए, समझेंगे आगे ये जो हाशियाकरण है, ये इसका कारण क्या क्या हो सकता है। देखिए, बहुत पहले जो थी एक जाति और वर्ण व्यवस्था थी, तो ये भी एक कारण है। पुरुष प्रधान समाज और लिंग भेद भी एक कारण है। आर्थिक विषमता भी एक कारण है, जैसा कि मैंने बताया, गरीबी और राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव भी एक कारण है। अशिक्षा के कारण जागरूकता नहीं है, ये भी एक कारण है। और रूढ़िवादी व्यवस्था, अंधविश्वास, आस्था, धर्म, रीति रिवाज, ये सब एक कारण है हाशियाकरण का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन सब चीज़ों को जानने के बाद आप थोड़ा सा हाशियाकरण के बारे में समझ चुके होंगे। अब हम क्वेश्चन करते हैं। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस प्रकार के न्याय की बात करती है। तो यहाँ दिया गया है आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, और सही विकल्प चुनना है आपको। फिर उसके बाद 3 ऑप्शन है, उसके बाद 3 पॉइंट है, उसके बाद दिया गया है ऑप्शन बी, या फिर केवल सी, या फिर ए और बी दोनों, या फिर उपरोक्त सभी। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर भारतीय संविधान की प्रस्तावना की बात कही गई है। तो न्याय की अगर बात करें और भारतीय संविधान की प्रस्तावना के लिए, तो ये तीनों ही लिए गए हैं, आर्थिक, सामाजिक और
राजनीतिक, ये तीनों ही लिए गए हैं। एक आपको लाइन बताती हूँ जिससे कि आप समझ पाएंगे कि ये तीनों ही सही होंगे। भारत एक देखिए कल्याणकारी राज्य है। इसी कल्याणकारी राज्य में सामाजिक न्याय, आज का टॉपिक ही है सामाजिक न्याय। और हाशिया कर दो, सामाजिक न्याय शासन का आधार माना जाता है। सामाजिक न्याय जो है शासन का आधार माना जाता है। अगर समाज के लिए हम, समाज के प्रति हम न्याय करते हैं तो हमारे यहाँ शासन जो है उसकी यही नींव होती है, यही आधार होता है, टिकता है समय तक। और भारतीय संविधान की प्रस्तावना भी आर्थिक राजनैतिक न्याय के साथ साथ सामाजिक न्याय पर बल देती है। तो इस तरह ये तीनों हो जाते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, और आंसर 4 हो जाएगा, उपरोक्त उपरोक्त सभी। राइट आंसर आपका 4 हो गया, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सरकारी दस्तावेजों में आदिवासियों के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? आदि मानव, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित वर्ग और अनुसूचित मानव। तो सरकारी दस्तावेजों की बात करें दोस्तों, तो सरकारी दस्तावेजों में आदिवासियों के लिए अनुसूचित जनजाति शब्द का प्रयोग किया गया है। अनुसूचित जनजाति आपने कभी भी कोई भी फॉर्म फिल करते होंगे आप, उसमें भी देखते होंगे, या फिर किसी भी तरह का कुछ होता है, अगर इन लोगों को इंक्लूड किया जाता है तो आदिवासी जो होते हैं इनको अनुसूचित जनजाति कहा जाता है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, अनुसूचित जनजाति। ठीक है, अनुसूचित जनजाति आपका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा राइट। आगे बढ़ेंगे। थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका, निम्नलिखित में से कौन हाशियीकरण का एक कारण हो सकता है? देखिए कारण मैंने अभी अभी आपको बताया, हाशियीकरण के कारण तो आप काफ़ी अच्छे से समझ पाएंगे, इसलिए मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अपना टॉपिक स्टार्ट होने से पहले ही आपको बता दिया। हाशियीकरण है क्या, कारण क्या है, कौन इसके अंतर्गत आते हैं। तो देखिए कारण से यहाँ क्वेश्चन आया है, निम्नलिखित में से कौन हाशियीकरण का एक कारण हो सकते हैं? क्या लिंग भेद हो सकता है, राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव हो सकता है, जागरूकता हो सकता है? तो सही विकल्प आपको चुनना है इन तीनों में से। बताइए हमने क्या क्या बताया था दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शन क्या है, देखिए केवल ए और बी, केवल ए और सी, केवल बी और सी, और ए बी सी। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए जो आपका ऑप्शन हो जाएगा तीसरा में, आपका ऑप्शन हो जाएगा पहला, केवल ए और बी। अब देखिए ए और बी में है क्या, ए और बी में क्या है, देखिए ए में हो गया आपका लिंग भेद बिल्कुल है, और सी, ए और बी राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव। जी हाँ बिल्कुल, आपने ऑप्शन में जो कि मैंने बताया था कारण, आपने देखा होगा प्राचीन काल से विद्यमान जाति एवं वर्ण व्यवस्था तो इसमें दिया नहीं है, लेकिन पुरुष प्रधान समाज तथा लिंग भेद दिया हुआ है। तो आपका ये पहला तो हो गया, पुरुष प्रधान समाज और लिंग भेद। तो पुरुष प्रधान तो नहीं दिया गया लेकिन लिंग भेद दिया गया है, तो ये उसी से अटैच है। ठीक है, लिंग भेद हो गया। एंड और क्या होगा आपका, देखिए आर्थिक विषमता, क्या इसमें आर्थिक विषमता की बात की गई है? नहीं। राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव, जी हाँ बिल्कुल राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव, आपका बी ऑप्शन भी हो गया। और है यहाँ पे अशिक्षा है, और रूढ़िवादी व्यवस्था, अंधविश्वास तथा आस्था है। जागरूकता दिया गया है, तो किसके प्रति जागरूकता? अशिक्षा के कारण जागरूकता का अभाव है, जागरूक नहीं हो, जागरूकता यहाँ दिया गया तो वो जागरूक नहीं है, जागरूकता का अभाव अगर होता तो सी ऑप्शन भी हो जाता। तो आपका यहाँ पे पहला और दूसरा हो जाएगा। दोस्तों समझने की ज़रूरत है, यहाँ पे हो सकता है आप ए बी और सी तीनों लगा देते, लेकिन जागरूकता लिखा गया है। आदिवासी अनुसूचित जनजाति जागरूक अभी नहीं थे, नहीं है, तो जागरूकता का अभाव है, अशिक्षा के कारण जागरूकता का अभाव है। अगर जागरूकता का अभाव पॉइंट पूरा होता है ये वर्ड, तो आप तीनों को ले लेते, बट अभी यहाँ पर ए और बी हो जाएगा। सो राइट आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट, ए एंड बी। चलेंगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान से वंचित लोगों के अधिकारों की रक्षा की गारंटी दी है तथा इनके हितों का ध्यान रखा है, क्योंकि ऐसा कुछ क्यों है? भारत एक संप्रभु राज्य है, भारत एक कल्याणकारी राज्य है, भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, और भारत एक गणराज्य है। तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन में ही आंसर छिपा होता है, अगर हम क्वेश्चन को अच्छे से समझें पढ़ें तो आंसर आ जाता है। भारतीय संविधान में से वंचित लोगों के अधिकारों की रक्षा, देखिए लोगों के अधिकारों की रक्षा, लोगों के अधिकारों की रक्षा इट मीन्स क्या? लोगों के अधिकारों की रक्षा, लोकतांत्रिक गणराज्य में क्या होता है, लोगों के अधिकारों की रक्षा होती है। वह राज्य जो जो लोगों से जुड़ा हो, लोगों के अधिकारों की बात करें, लोगों के लिए हो, तो लोकतांत्रिक गणराज्य हो जाएगा। भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। तो किसकी गारंटी दी गई है? लोगों के अधिकारों की रक्षा की गारंटी दी गई तथा उनके हितों का ध्यान रखा गया। क्यों? इसलिए क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। राइट आंसर आपका थर्ड हो गया। आई होप आप बिल्कुल समझ पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 5 है आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया।
बी दूसरा है आदिवासियों का कोई धर्म नहीं होता। दोस्तों अब आप यहाँ बताइए क्या सही पूछा क्या जा रहा है, सही विकल्प चुनिए, सही विकल्प चुनना है। संविधान का अनुच्छेद आते ही अस्पृश्यता की बात अगर करें तो अस्पृश्यता आ जाता है। आर्टिकल 17 में अनुच्छेद 17 होता है अस्पृश्यता। तो यहाँ पे दिया गया है 21 के अंतर्गत, तो बताइए क्या ये सही होगा? नहीं, ये सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ 21 दिया गया है और अस्पृश्यता जो होता है ये अनुच्छेद 17 में है। ठीक है। और आदिवासियों का कोई धर्म नहीं होता, तो नहीं, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि आदिवासियों का अपना धर्म है, अपने रीति रिवाज हैं, इसी के कारण वे अपने धर्म, अपने रीति रिवाज, अपनी आस्था के कारण ही वे अलग माने जाते हैं। हम लोगों के रीति रिवाज और धर्म को उन्होंने अभी नहीं अपनाया, उनका अपना रीति रिवाज और अपने धर्म हैं उनके। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका पहला और दूसरा दोनों ही गलत है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पे देखिए ए सही परंतु बी गलत, और अगला है ए तथा बी दोनों सही है, ए गलत और बी सही, ए तथा बी दोनों गलत। तो दोस्तों ए और बी दोनों साफ साफ दिख रहा है, दोनों गलत है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया। अस्पृश्यता तो आप जानते हैं 17 में है, और इन लोगों के धर्म के बारे में, इनके अपना धर्म और अपनी जाति व्यवस्था है, जिसके ये हाशिए पर हो गए हैं इस कारण भी। तो ये राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, ये रहा, ए तथा बी दोनों ही गलत है। ठीक है, चलेंगे आगे बढ़ेंगे। 6th क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। दोस्तों अभी हम पॉलिटी की क्लास लेकर के चल रहे हैं, क्योंकि प्रैक्टिस सेट आप उठाएंगे और देखेंगे, कीजिएगा आप प्रैक्टिस सेट, तो आपको वहाँ पे 10 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे पॉलिटी से। और ये सोशल साइंस है, तो सोशल साइंस में पॉलिटी का इंपॉर्टेंट रोल है। तो 10 क्वेश्चन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका सीटेड सेकेंड लेवल, आपका जूनियर लेवल क्वालिफाई करने में। तो इस पर बिल्कुल ध्यान दें, इसको इग्नोर बिल्कुल ना करें। तो हमारा वीडियो ज़रूर देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कीजिएगा। अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, और अगर नहीं पसंद आता है तो प्लीज़ कमेंट के थ्रू अपना सुझाव जरूर दीजिएगा कि क्या किया जा सकता है, जिससे कि और वीडियोस को इम्प्रूव किया जाए, या फिर आपको कैसी वीडियोस चाहिए। तो दोस्तों आर्यन एजुकेशनल अकेडमी आपके लिए है, सीटेट की तैयारी के लिए है। फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों ही आप कर सकते हैं। फर्स्ट पेपर के बहुत सारे वीडियोस बन चुके हैं, आप प्ले लिस्ट में जा कर के देखें और हमारे साथ अपना प्रैक्टिस जारी रखें। ये सेकेंड पेपर के लिए हम तैयारी करा रहे हैं, सोशल स्टडी की डेली पॉलिटी प्रैक्टिस। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 6 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चेकोट करियन जानू ने अनुसूचित जाति आंदोलन में प्रमुख योगदान दिया है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का कुल 16.6% भाग अनुसूचित जातियों का है। यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन को देखते हैं कि सही विकल्प चुनें। आपको सही विकल्प चुनना है। ए सही परंतु बी गलत, ए तथा बी दोनों सही, ए गलत परंतु बी सही, ए तथा बी दोनों नहीं है, सही नहीं है, मतलब सही विकल्प पूछा गया है तो नहीं है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें सही विकल्प की, तो देखिए चलिए यहाँ पे ऑप्शन जो आपके पॉइंट है उसको देखते हैं। चेकोट करियन जानू ने अनुसूचित जाति आंदोलन में प्रमुख योगदान दिया। दोस्तों चेकोट करियन जानू ने अनुसूचित जाति आंदोलन में प्रमुख योगदान नहीं दिया है। किस पर योगदान दिया? या योगदान तो उनका है चेकोट करियन का, परंतु किस पर है? तो थोड़ा सा अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो आपका ये क्वेश्चन गलत हो सकता है। अनुसूचित जनजाति कहा जाता है आदिवासियों को, और चेकोट कुरियन जो है ये जो है तत्कालीन समाज में चेकोट करियन जानू का जो नाम है वो उल्लेखनीय है। किस लिए? क्योंकि ये आदिवासी गोत्र महासभा की नेता हैं। केरल में 2001 से भूमिहीन जनजातियों ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अनुसूचित जाति नहीं, अनुसूचित जनजातियों के लिए भूमि के पुनर्वितरण को लेकर एक आंदोलन इन्होंने चलाया था, जो जिसे जानू ने अपना नेतृत्व प्रदान किया। ठीक है, तो यहाँ पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति इन दोनों को आपको ध्यान देना है। तो यहाँ अनुसूचित जनजाति चेकोट करियन जानू जो है उनका आंदोलन उन्होंने किया था, अनुसूचित जाति के लिए नहीं। तो ये आपका गलत होगा। कैसे गलत होगा ये मैंने आपको समझाया, क्योंकि यहाँ अनुसूचित जाति दिया है, ना कि अनुसूचित जनजाति। और आदिवासियों को अनुसूचित जनजाति ये सरकारी दस्तावेजों में लिखा जाता है, ये मैंने आपको पहले ही बताया एक क्वेश्चन के थ्रू। और वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का कुल 16.6% भाग अनुसूचित जातियों का है। तो यहाँ पर देखिए एक पॉइंट है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारतीय जनसंख्या का 16.6% भाग अनुसूचित जातियों का है। अब पूछा है क्या इसमें? अनुसूचित जातियों का है ना, और यहाँ पर आदिवासियों का कोई आदिवासियों के लिए, अच्छा क्वेश्चन तो यहाँ से शुरू है।
ठीक है, तो चेकआउट करियन वाला तो ये गलत होगा क्योंकि अनुसूचित जनजाति के लिए है। और यहाँ पर हो जाएगा ये जो है विकल्प, विकल्प के अकॉर्डिंग देखिए यहाँ पर हो जाएगा आपका ए और बी दोनों ही नहीं है। क्या नहीं है? सही नहीं है। सही विकल्प चुनना है आपको। ए और बी दोनों ही सही नहीं है। आपका फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। जैसा कि मैंने बताया, पहला जो है अनुसूचित जनजाति के लिए है, पर लेकिन यहाँ पे अनुसूचित जाति दिया गया है। ठीक है, देखिए आप यहाँ समझ सकते हैं। और ये भी जो दिया गया है अनुसूचित जातियों के लिए दिया गया है, जबकि ये है अनुसूचित जनजाति की बात। तो ये दोनों ही सही नहीं है। फोर्थ ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन अल्पसंख्यक समुदाय नहीं है? देखिए यहाँ पर क्वेश्चन की फॉर्म नेगेटिव है, तो आपको मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ दोस्तों इसको आप सर्कल जरूर कर लेंगे कौन सा नहीं है, मतलब क्वेश्चन की फॉर्म नेगेटिव है तो क्वेश्चन की फॉर्म नेगेटिव है, अल्पसंख्यक समुदाय नहीं है, इसको आप ध्यान में रखेंगे कि नहीं है तो कौन सा नहीं है? पारसी, तमिल, जैन। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन की फॉर्म बन सकती है पॉजिटिव भी कि कौन कौन हैं, तो इसके लिए भी मैं आपको बता दूं कि कौन कौन है। जब आप जानते रहेंगे कि कौन कौन अल्पसंख्यक समुदाय के अंतर्गत आते हैं तो आप बिल्कुल आसानी से इजी वे में निकाल पाओगे कि कौन सा नहीं है। तो चलिए नोट कीजिएगा, लिख लीजिए आप। जो भारत सरकार है उन्होंने 6 धार्मिक समुदायों को अल्पसंख्यक माना है। कितने? 6 धार्मिक समुदायों को अल्पसंख्यक माना है। ठीक है, 6 धार्मिक समुदायों को अल्पसंख्यक माना है। तो 6 धार्मिक समुदायों में से कौन कौन वो होगा ये मैं आपको बता दूं। तो ये 6 धार्मिक समुदायों में से आपका आ जाएगा मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जेरोस्ट्रियन। जेरोस्ट्रियन किसको कहते हैं दोस्तों? पारसी को कहते हैं जो जेरोस्ट्रियन, और जैन। तो आपका ये पहला हो गया मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध और जेरोस्ट्रियन मीन्स पारसी तथा जैन। अब बताइए यहाँ पर देखिए पारसी दिया है, जैन दिया है। अब पूछा जा रहा है कौन सा अल्पसंख्यक नहीं है? नहीं है ये तमिल। देखिए दोस्तों तमिल कहीं नहीं दिया गया। मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, जैन, ये 6 हैं। मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, जैन, जिसमें आपने कभी कहीं भी तमिल नहीं पाया होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये तमिल। अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन में दिया है थर्ड ऑप्शन में केवल बी। केवल बी आपका हो जाएगा सही, क्योंकि क्वेश्चन की फॉर्म नेगेटिव है। ध्यान दीजिएगा कौन सा नहीं है। एक बार मैं फिर से आपको नोट करा दूं कौन कौन से हैं। 6 धार्मिक समुदायों को अल्पसंख्यक माना गया है। मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध और पारसी तथा जैन। मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, जैन। पारसी को जेरोस्ट्रियन कहा जाता है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को आपने काफ़ी अच्छे से समझा। अगर क्वेश्चन की फॉर्म पॉजिटिव आई या नेगेटिव, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप काफ़ी बेहतर कर पाएंगे। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दलितों तथा आदिवासियों की रक्षा के लिए कौन सा कानून लाया गया? दलितों तथा आदिवासियों की रक्षा के लिए कौन सा कानून लाया गया ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ है पहला, देखिए अनुसूचित जनजातियों अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989। और दूसरा है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1992। उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर दलितों और आदिवासियों की रक्षा के लिए बात हो रहा है, कौन सा कानून लाया। देखिए यहाँ पे अगर हम कहें कि कौन सा सही होगा, और अंतर भी देखिए आपको थोड़ा सा अंतर दिखाऊंगी कि देखिए दूसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा आपका आंसर राइट हो जाएगा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। अब यहाँ देखिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 1989। देखिए यहाँ भी वही दिया गया है, यहाँ भी वही दिया गया, लेकिन अत्याचार निवारण अधिनियम यहाँ क्या है? अत्याचार निवारण अधिनियम 1992 है। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि 1992 नहीं बल्कि 1989 है। ओके, 1989 नोट कर लीजिएगा दोस्तों, 1989। ठीक है, तो बात यहाँ पे है रक्षा के लिए ना कानून कौन सा बना था? कानून बना था अत्याचार निवारण अधिनियम। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, तो इसलिए आपका पहला नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे अत्याचार निवारण अधिनियम नहीं दिया गया है। जो बना वो 1989 में बना, लेकिन कौन सा कानून बना? अत्याचार निवारण अधिनियम बना। तो आपका हो जाएगा दूसरा राइट। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप नोट कर लीजिएगा जिससे कि आप कभी भी अपनी डायरी उठाएं, अपना नोट उठाएं तो आप एक नज़र फिर देख सकें, जिससे कि आपका ये सभी ताज़ा हो जाए क्वेश्चन।
आपको फिर से याद आ जाए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग एक संवैधानिक संस्था है। धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक समुदाय के लिए संविधान में संस्कृति की रक्षा का अधिकार नहीं है। अब बताइए क्या यहाँ पर सही विकल्प आपको चुनना है, तो सही विकल्प आपका कौन सा हो जाएगा? ए सही परंतु बी गलत, ए तथा बी दोनों गलत, ए गलत परंतु बी सही, और ए तथा बी दोनों सही है। तो देखिए, आपको समझना है यहाँ पर कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग एक संवैधानिक संस्था है। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग एक संवैधानिक संस्था है, तो संविधान द्वारा एक संस्था बनाई गई है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के लिए, ये आप जानते हैं। तो आपका ये पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं दूसरा क्या है। धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक समुदाय के लिए संविधान में संस्कृति की रक्षा का अधिकार नहीं है। दोस्तों, अल्पसंख्यक समुदाय के लिए भी अपनी संस्कृति की रक्षा का अधिकार है। हर एक इंसान, चाहे वो अल्पसंख्यक हो या बहुसंख्यक, उसकी अपनी सभ्यता और संस्कृति, उसकी अपनी संस्कृति, उसके अपने धर्म की रक्षा वो कर सकता है। तो ये संस्कृति की रक्षा की बात कही गई नहीं है कहा गया, तो ये गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि नहीं है। धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक समुदाय के लिए संविधान संस्कृति की रक्षा का अधिकार है, तो पहला सही और दूसरा गलत हो जाएगा। देखेंगे यहाँ पे किस ऑप्शन में पहला सही और दूसरा गलत। आपका फर्स्ट ऑप्शन ही हो जाएगा राइट, पहला सही और दूसरा गलत। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, कैसे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए थे। अभी तो ये जो हमारा टॉपिक था सामाजिक न्याय और हास्यग्रहण, उससे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल करके आए थे यहाँ पर, जो कि आपने देखा अभी तक। अब मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखाऊंगी जो कि आपके प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए हैं, पिछले एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो चलिए एक नज़र देखते हैं फटाफट। निम्नलिखित में से किस समुदाय के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्तर की जाँच करने के लिए न्यायाधीश राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में भारत सरकार द्वारा समिति का गठन किया गया? देखिए, ये सीटेड जनवरी 2012 का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए, आंग्ल भारतीय, जैन, मुस्लिम और सिख। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए, मुस्लिम आपका राइट आंसर हो जाएगा। मुस्लिम समुदाय के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्तर की जांच के लिए न्यायाधीश, कौन न्यायाधीश? राजेंद्र सच्चर। क्वेश्चन की फॉर्म देखिए, क्वेश्चन को समझिएगा। अगर क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करके आता है कि न्यायाधीश सच्चर जो है किसकी, तो आप यहाँ मुस्लिम बता रहे हैं। अगर मुस्लिम समुदाय की जांच के लिए किस न्यायाधीश की बात करें, तो ये आप नोट कीजिएगा, राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में भारत सरकार द्वारा समिति का गठन किया गया। ये आपका राइट आंसर हो गया, सेकंड ऑप्शन। देखिए, सी के जानू के बारे में हमने अभी पीछे देखा। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है, सी के जानू एक बहुत बहुप्रतिष्ठित हैं। कौन है? पटकथा लेखक हैं, मानव विज्ञानी हैं, आदिवासी कार्यकर्ता हैं और पर्यावरणविद हैं। तो आप जानते हैं आदिवासी कार्यकर्ता रही हैं। आदिवासी को हम क्या कहते हैं? देखिए, सरकारी दस्तावेजों में अगर बात की जाए तो आदिवासी को एक बार फिर से रिकॉल करा दूं आपको, अनुसूचित जनजाति कहा जाता है। और सी के जानू जो यहाँ पे कहा गया है, ये सी के जानू जो है, इनका फुल फॉर्म क्या होगा? सी के जानू चेकोट करियन जानू, इनका पूरा नाम है चेकोट करियन जानू। ठीक है, तो चेकोट करियन जानू, ये हो गया आपका सी के जानू का फुल फॉर्म, सी के जानू। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिएगा जरूर, चेकोट करियन जानू आपका राइट आंसर हो जाएगा। आदिवासी कार्यकर्ता, जिसे कि अनुसूचित जनजाति कार्यकर्ता भी अगर लिख करके आए तो आप समझेंगे कि आदिवासी को अनुसूचित जनजाति कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर थर्ड हो गया। आगे देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर पेपर में 2012 में, अब ये देखिए 2014 में, फरवरी 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या सत्य है? देखिए, 2005 जो उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम था हिंदुओं का, इसमें क्या सत्य है? इसमें सही क्या था? पुत्र पुत्रियों और उनकी माताओं का पारिवारिक संपत्ति में बराबर हिस्सा होता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, पुत्र पुत्रियों तथा बहनों को उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम और पुत्रों पुत्रियों और उनकी माताओं का पारिवारिक संपत्ति में बराबर हिस्सा होता है। पुत्र का तो होता ही है, आप ये जानते ही हैं, लेकिन पुत्र के साथ साथ पुत्रों पुत्रियों और उनकी माताओं का पारिवारिक संपत्ति में बराबर हिस्सा होता है। ये कब का है? इस तरह से पूछा जा सकता है। हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के अनुसार ये सत्य है। ठीक है, तो क्वेश्चन बना करके आया, अगर हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 में क्या कहा गया है, तो पुत्रों पुत्रियों और उनकी माताओं का परिवार की संपत्ति में बराबर हिस्सा होता है, ये आप लिखेंगे। ये पुत्रों पुत्रियों और उनकी माताओं के पारिवारिक संपत्ति में बराबर हिस्सा होता है, ये किस
संशोधन के अंतर्गत है, तो हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम के अंतर्गत है। कब है, तो 2005 में। तो यहाँ से देखिए किस किस तरह के क्वेश्चन निकल रहे हैं। हो सकता है क्वेश्चन किसी तरीके से आए, तो आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे आपका क्वेश्चन सही हुआ। फर्स्ट 13 क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता के कारण किसी अयोग्यता को लागू करना कानून के अनुसार एक दंडनीय अपराध होगा। सीटेट फरवरी 2014। तो आप जानते हैं अस्पृश्यता की बात करें तो अस्पृश्यता की बात करें तो अनुच्छेद 17 में, आर्टिकल 17 में कहा गया है अस्पृश्यता के लिए, अस्पृश्यता का छुआछूत का विरोध किया गया है। तो संविधान के किस अनुच्छेद में, अस्पृश्यता अनुच्छेद 17 में है। तो ये आप ये इस अनुच्छेदों से कुछ 3-4 आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि बार बार आते हैं। तो अस्पृश्यता के बारे में ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 17। राइट आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। 14वां क्वेश्चन देखेंगे, न्यूनतम वेतन अधिनियम। दोस्तों 2 क्वेश्चन और है, 16 क्वेश्चन पूरे थे। 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और है, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है आपको 14वां क्वेश्चन। ये भी इंपॉर्टेंट है, सीटेट 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, नियोगकर्ताओं को कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन निश्चित करने की छूट देता है। न्यूनतम वेतन अधिनियम, न्यूनतम वेतन अधिनियम में क्या है। न्यूनतम वेतन अधिनियम को मैं बताऊं कि निश्चित करता है कि वेतन एक निश्चित न्यूनतम से कम नहीं होना चाहिए। एक निश्चित वेतन को, जो कि मानक होता है, एक निश्चित कर दिया जाता है, उससे कम से कम जितना भी निश्चित कर दिया गया उससे कम नहीं होना चाहिए। तो आपका यह हो जाएगा चौथा ऑप्शन। निश्चित करता है कि वेतन एक निश्चित न्यूनतम से कम नहीं होना चाहिए। एक मानक तय किया जाता है कि किस कार्य के अकॉर्डिंग किसको कितना वेतन होना चाहिए। तो उसकी जो ज़रूरत है, उससे आप जितना काम ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो मानक है कि इतना तो कम से कम होना ही चाहिए, उससे कम आप नहीं कर सकते, ठीक है। ये है न्यूनतम वेतन अधिनियम। तो आपका फोर्थ ऑप्शन सही हुआ। भारत में असमानताएं का मुख्य कारण क्या है। असमानता का मुख्य कारण सीटेट फरवरी 2014 में ही आया गया है। तो देखिए, जैसा कि मैंने बताया 2014 में काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से आए हैं, तकरीबन 4-5 क्वेश्चन यहाँ से लाया गया है। तो क्या पता आगे हमारे एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन बन ही जाएँ, तो हम इसकी बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। भारत में असमानताएं, असमानता का मुख्य कारण क्या है। जाति है, लिंग है, गरीबी है, धर्म है। क्या होगा असमानता का कारण। तो देखिए, ऐसे तो सभी कारण हो सकते हैं, असमानता का कारण सभी हो सकता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप यहाँ पे कंफ्यूज होंगे कि जाति भी है, लिंग भी है, गरीबी भी है, धर्म है, लेकिन यहाँ पर उपरोक्त सभी नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर ये भी दिया गया, क्वेश्चन में ही देखिए पॉइंट छुपे होते हैं जो कि आपको कंफ्यूज करते हैं। मुख्य कारण आपसे पूछा गया, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण क्या हो सकता है। जाति के आधार पर असमानता उतना नहीं होता जितना कि क्या होगा, गरीबी होगा। लिंग के आधार पर भी और धर्म के आधार पर भी असमानताएं उतनी नहीं होती है जितनी कि गरीबी के आधार पर। गरीबी दोस्तों देखिए, गरीबी के कारण भी आपको बताया गया कि हाशियाकरण जो है वो गरीबी के कारण भी है। एक किनारे रख देना। कितनी बार आप लोगों ने देखा होगा, हर जगह आपके डेली समाज में आपको हर जगह दिखता है कि गरीबी एक ऐसा अभिशाप है जिससे कि हर वो मनुष्य जो कि उससे थोड़ा ऊपर है वो उससे कतराता है। बहुत ही कम ऐसे लोगों को आप पाएंगे जो कि गरीबों के साथ सहानुभूति दिखाएं, उनकी मदद करें। लेकिन ये एक तरीके से असमानता का मुख्य कारण की अगर बात करें, उनको अलग करता है, भेद दिखाता है, तो गरीबी है जो कि हर तरीके से दिखाता है। तो जाति, लिंग और धर्म और गरीबी में अगर सबसे इम्पोर्टेंट कारण हो तो वो गरीबी होगा। और आगे बढ़ेंगे, देखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन। 16वां क्वेश्चन है, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 मृतक पिता की संपत्ति में